नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जो बड़ी खबर आज सुबह से ही जो बनी हुई थी। आबकारी घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ नहीं हुई। सीबीआई ने उन्हें आज पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर्स में बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया की ओर से सुबह सुबह चिट्ठी लिखकर यह कहा गया कि दिल्ली सरकार का बजट बनाने में वो व्यस्त हैं, लिहाजा उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए, अगली तारीख दी जाए। सीबीआई ने उनका अनुरोध मान तो लिया है, लेकिन पूछताछ की अगली तारीख अभी नहीं बताई गई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, मैं सवालों से नहीं भागता, मैं जवाब से नहीं देता भाग रहा हूँ, बस बजट बनाने दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए बजट भेज देंगे फरवरी के एंड में, वो हमें भेजना है। उसके बाद में आप कभी बुला लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपके सारे सवालों को। दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में रविवार सुबह 11 बजे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ में शामिल होने जाना था, लेकिन 9 बजे ही उन्होंने कहा कि वो अभी दिल्ली का बजट बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए हफ्ते भर का समय दें। सिसोदिया को आशंका थी कि रविवार को पूछताछ के बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बीजेपी को अगर बदला लेने के लिए गिरफ्तार करना है तो कर लें मुझे, लेकिन दिल्ली के लोगों की कीमत पे नहीं, दिल्ली के लोगों का बजट रोक के नहीं, दिल्ली के लोगों के बजट की प्रोसेस रोक के नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली के लोगों का बजट प्रोसेस डिरेल होता है तो अगले 1 साल का पूरा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का आग्रह मान लिया और नई तारीख देने का फैसला किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज सुबह 11 बजे से सीबीआई मुख्यालय में दूसरे दौर की पूछताछ होनी थी, लेकिन सुबह करीब 8:45 बजे उनकी तरफ से मेल किया गया कि वो दिल्ली के बजट को बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए उनको 1 हफ्ते का समय दिया जाए। तो फिलहाल सीबीआई ने फैसला किया है कि आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ नहीं होगी। देखिए, सीबीआई के पास जो हमारे यहाँ से ऑफिसर गए थे, उनको सीबीआई ने कह दिया है कि हम आपको अब अगले हफ्ते बुलाएंगे। अच्छा, मगर अगले हफ्ते की कोई जो है स्पष्ट तारीख नहीं बताई है, मोटे तौर पे बोला है कि हाँ हम जो है एग्जेम्पशन आपकी मान रहे हैं। अच्छा। और अगले हफ्ते आपको बुलाते हैं। बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया कितना भी बचने की कोशिश कर लें, लेकिन बच नहीं पाएंगे। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारे उप मुख्यमंत्री जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और वो जांच से भाग रहे हैं, वो सीबीआई के पास जाने से डर रहे हैं, उनको अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं, लेकिन ना ही सीबीआई और ना ही ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को अभी तक आरोपी बनाया गया है। इस मामले में एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं दबाव सीबीआई पर भी होगा कि वो आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर सीबीआई आरोपी नंबर 1 पर ही कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई देगी तो सवाल उठेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया पर केस किसी दबाव में आकर सीबीआई ने बनाया था। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन और मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अब दूसरे राज्य में जिस तरह की राजनीति का खेल चल रहा है उसकी बात करते हैं। महाराष्ट्र लिए चलते हैं आपको। शिवसेना के नाम और निशान पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद से महाराष्ट्र की जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे का गुट लगातार शिंदे गुट पर हमलावर है और चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहा है। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, लेकिन इससे पहले कल शिवसेना जो शिंदे गुट है उसने सुप्रीम कोर्ट के एक कैविएट दाखिल कर दिया है। इसके जरिए अपील की गई है कि अगर उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले पर हस्तक्षेप की मांग करता है तो कोर्ट उस पर एक पक्षीय सुनवाई ना करे और आदेश पारित ना करे, और इससे पहले शिंदे ग्रुप जो है उसकी बात भी सुनी जाए। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को दिए जाने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर निशाना साधा। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो सत्यमेव जयते को चरितार्थ करता है।
शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। किसी की तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिद्धांतों, पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी के कार्यकर्ता को धोखा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए हम नहीं आए। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का एक बड़ा बयान इसके बाद सामने आया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के नाम और निशान जिन लोगों ने हासिल किया है, 6 महीने के भीतर कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया है, लेन देन इसमें हुआ है। अमित शाह के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं जो न्याय और सच को खरीदने में विश्वास रखते हों। संजय राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में किसकी जीत हुई, ये समय आने पर हम दिखाएंगे। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। चलिए अब बात करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर। एक और राज्य में बवाल हो रहा है। बहाली की मांग को लेकर आज चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज के साथ साथ पानी की बौछारें भी इस्तेमाल की गई। शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और कहा कि मुख्यमंत्री प्रदर्शनकारियों से जल्द मुलाकात करेंगे और इस मामले का समाधान करेंगे। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। हरियाणा का कर्मचारी आज सीमावास घेराव पे पहुंचा है। इससे पहले भी हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री से कोशिश की है बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के माध्यम से ये बयान देते हैं। एक व्हाट्सएप का एक मैसेज उन्होंने वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर हम ओपीएस लागू करते हैं तो हरियाणा जो है ना बिल्कुल निम्न स्तर पर चला जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा, जबकि एनपीएस का कर्मचारी 2030 के बाद रिटायर होना है, केवल 2% कर्मचारी रिटायर होंगे। गिने चुने रिसोर्सेज मिलते हैं, कितने एम्प्लॉयज को दें, कितने गरीबों को दें और कितने आम लोगों को दें, ये फैसला सभी लोग मिलजुल के करते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। कल एक कॉर्डियल से एटमॉस्फेयर में कल शाम को सेशन के आधे घंटे के बाद इनसे बातचीत होगी। आई एम होपफुल कि जल्दी को रास्ता निकलेगा। ये लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं आपके? दे आर मूविंग राइट नाउ। बेहद दर्दनाक हरियाणा में जो जुनैद और नासिर का हत्याकांड हुआ है, उसमें एक और नाटकीय मोड़ आया। हरियाणा में भिवानी में हुए जुनैद और नासिर हत्याकांड के एक आरोपी श्रीकांत के परिजनों का आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है।
उनका आरोप है कि पुलिस की छापामारी के दौरान श्रीकांत की पत्नी को धक्का दिया गया, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। हरियाणा के एसपी वरुण सिंगला ने कहा है कि ये दुखद घटना है। उनका यह भी कहना है कि इसमें हरियाणा पुलिस और नू पुलिस का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर है, इसलिए एडिशनल एसपी से जांच कराने की बात कही गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को एक जली हुई कार मिली थी, जिसमें जुनैद और नासिर दोनों की जली हुई उनके शव भी बरामद हुए थे। ये बताया जा रहा है कि राजस्थान के भरतपुर में उनके परिवार के आरोप लगाया था कि बजरंग दल के सदस्यों ने उन दोनों को अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद जलाकर उनकी हत्या कर दी। इस सिलसिले में श्रीकांत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस दिन 4-5 गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी। हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे। गेट में धक्का मुक्की करिए, मेन गेट है, उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू को धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले हैं और फिर मैं गेट खोलने खड़ी हुई हूँ तो एकदम जोर से धक्का दिया। मेरे पेट में चोट लगी। उस दिन से परेशान हूँ मैं। उसी वजह आज मेरे बच्चा में इसको हो गया। कितने महीने का बच्चा था आपका? फुल टाइम था। कौन लोग थे? किन लोगों ने धक्का मारा था? यहाँ तो पता नहीं भैया, फिर पुलिस वाले या फिर कोई और हो, राम जाने। हम तो नींद में है भाई। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अत्यंत दुखद एवं गंभीर मामला है और इसमें हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस का पूरी तरह से सहायता दे रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक प्रकार से हो और जितने भी इसके दोषी हैं वो उनको उसकी सज़ा मिले, इसके लिए हम पूरा तरह प्रयासरत हैं। जहाँ तक बात हरियाणा पुलिस के या नूह पुलिस के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, जो हमारी जानकारी में प्राप्त जानकारी से अभी तक के फैक्ट्स से आया है, उसमें हमारी किसी भी प्रकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है पुलिस की। फिर भी चूँकि एलिगेशंस सीरियस हैं, इसलिए हमने अपने तौर पे भी हमारे एडिशनल एसपी नूह श्रीमती उषा कुंडू जी को हमने इसकी जांच सौंपी है, जिसमें जो भी तथ्य है सोशल मीडिया चैनलों के ऊपर या कहीं से भी आए हैं उनके पास, तो इस संबंध में गंभीरता से जांच करते हुए इसमें जो भी सच्चाई है, अगर कोई भी लापरवाही हमारी पुलिस के द्वारा की गई है तो उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। बेहद दुखद घटना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाजियाबाद के लोनी में एक फैक्ट्री के निर्माणाधीन इमारत गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। आज वहीं 8 मजदूर इस पूरे हादसे में घायल हो गए। एनडीआरएफ की टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर है। मलबे में तलाशी अभियान अभी जारी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई अभी अंदर फंसा तो नहीं है। यहाँ पे पानी टंकी के पास में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जो शाम लगभग 5 बजे के 4 से 5 के बीच में इस बिल्डिंग के लिंटर पड़ने की कार्रवाई जारी थी। यानी कि छत यहाँ पे पड़ रहा था। छत पड़ने के बाद उसी समय चूँकि गीला इसका मसाला था और अन्य कारणों से ये स्ट्रक्चरली ये छत इसकी गिर गई। उसी समय कुछ लोग छत पे भी खड़े थे, कुछ नीचे शटरिंग के नीचे खड़े थे। तो इसी छत के गिरने के कारण लोगों के दबने की सूचना पे तत्काल मौके पे यहाँ पे थाने की पुलिस पहुंची और साथ ही साथ हमारी फायर सर्विस भी और मेडिकल की टीमें भी यहाँ पे पहुंची और लोकल प्रशासन को भी सूचित किया गया। उसके बाद तुरंत एनडीआरएफ से रिक्वेजिशन किया गया है और कुल अभी तक जो है कुल 10 लोगों के निकलने की सूचना है, जिसमें 8 लोग अभी घायल हैं और 2 की मृत्यु हो गई है। अब आगरा की बात करते हैं। आगरा के केके नगर में शादी के एक कार्यक्रम के दौरान खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से 2 महिलाओं के जल जाने की खबर आ रही है और उसके बाद उनकी मौत भी हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। देखिए, सिकंदरा के केके नगर क्षेत्र से पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि एक घर में सिलेंडर फटने से आग लगी है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची तो वहां पहुंचने पे पता चला कि एक घर में शादी है। उन्होंने कुछ हलवाई तय कर रखे थे, उसमें से 2 महिलाएं थी। सिलेंडर के पिन अलग हो जाने की वजह से उसमें आग लग गई और भारी होने के कारण वो दौड़ नहीं पाए, झुलसने से उनकी डेथ हो गई। बाकी एक युवक जो घायल हुआ था उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। बाकी बॉडी को ससमान पोस्टमार्टम और मॉर्चरी के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। बाकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो आगे बताया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में बुलडोजर पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।
अब प्रशासन एक नीति बना रहा है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तक हुई कार्रवाई पर कई सवाल उठाए गए और साथ ही साथ इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। नसीर मसूदी की यह रिपोर्ट। अतिक्रमण के खिलाफ करीब 1 महीने चली मुहिम आखिरकार जम्मू कश्मीर में थम गई है। बुलडोजरों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन इस दिशा में अगला कदम उठाने से पहले अब एक नीति बनाने में जुट गया है। इस नीति का मकसद गरीबों और उन छोटे काश्तकारों के हितों की सुरक्षा होगा जो सालों से यहाँ छोटे खेतों पर खेती करते आ रहे हैं। बीजेपी ने इस कदम का स्वागत किया है। सरकार ने जो भी एक निर्णय लिया है जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, उसे तत्काल प्रभाव से रोका गया है। हम समझते हैं कि ये एक सरकार के द्वारा उठाया गया एक बड़ा ही वेलकम स्टेप है। जो रेवेन्यू के अधिकारी हम इसके ऊपर काम करेंगे और अच्छा सा अध्यादेश लेके आएंगे और हम ये कहते हैं कि जो बड़ी शार्क्स है उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा जाए जिन्होंने इस प्रदेश को जी भर के लूटा है। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बड़े विवाद में बदल गया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इस मुहिम के तहत सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जमीनों पर सालों से खेती करते आ रहे हजारों लोगों को पहले ही बेदखल कर दिया गया है। विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे गरीबों के लिए राहत बताया। हालांकि ये फैसला काफी देर से आया और सरकार की कार्रवाई में स्पष्टता न होने से काफी लोगों को नुकसान हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जमीनी हालात का आकलन करेगी। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल का प्रशासन शुरू से ही कहता रहा है कि जमीनों पर कब्जा करने वाले अमीर और ताकतवर लोग ही उसके निशाने पर होंगे और आम लोगों को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखा नहीं। लोगों की नाराजगी ने बिल आखिर प्रशासन को अपनी बुलडोजर नीति पर नजरसानी करने के लिए मजबूर किया है। प्रशासन का कहना है कि एक नई पॉलिसी सामने लाई जा रही है और जब तक वो पॉलिसी सामने नहीं लाई जाएगी तब तक बुलडोजर और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की, जहां से एक तस्वीर सामने आई है जहां सूझबूझ दिखाकर एक तेंदुए ने बाघिन से अपनी जान बचाई। पहले तेंदुआ पेड़ पर काफी देर तक बाघिन से बचने के लिए चढ़ा रहा। बाघिन नीचे बैठी रही, फिर तेंदुआ पेड़ से कूदा, छलांग लगाई, लेकिन बाघिन ने उसको घेर लिया। तेंदुआ गुर्राता रहा और उसके सामने लोटपोट करता रहा। 1.5 मिनट तक ये पूरा सिलसिला चलता रहा। बताया जा रहा है कि वन विभाग के उसके बाद बाघिन ने छोड़ दिया तेंदुए को, बख्श दी उसकी जान। वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक बाघिन के बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए वो बेहद सतर्क है। दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय आदि महोत्सव मना रहा है। कई क्षेत्रों से आए जनजातीय समाज के लोग अपनी विभिन्न कलाकृतियों को लेकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए शुभांगी की यह रिपोर्ट। जनजातीय समाज की संस्कृति की झलक कुछ इसी तरह दिल्ली में एक अद्भुत रंगीन उड़ान भरती हुई दिखी। देखने में भले यह सरल लगे, लेकिन इन्हें बनाना बिल्कुल आसान नहीं। बिना बुनियादी सुविधाओं के जनजातीय समाज ने कई महीनों की मशक्कत के बाद ये सामान तैयार किया है। ज्यादातर काम प्राकृतिक रंगों और हाथ से होता है, मगर यह सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं। यह इनके समाज की परंपरा है। मगर आज के बदलते दौर में बाजार के तकाजों के साथ यह परंपरा कहीं खोती जा रही है। ये एलिफेंट डाल दिया ना, ये फ्लावर डाल दिया ना, ये सीजर डाल दिया ना, ये अंडा है बोला है वो लोग। ट्रेडिशन का पैटर्न है ये सब।
खत्म होता है। सब लोग अभी पावरलूम आया है स्पेशली, एंड देन कोई भी करने के मन है, इसलिए हैंडलूम का चीज़ बहुत दाम हो गया। लेकिन ये अभी रिवाइव करने के लिए मैं भी बहुत सोचता है। हमारा पिताजी जगन्नाथपुरी का यह चित्र आपने कई बार देखा होगा। आइए इनके चित्रकारों से मिलिए। उड़ीसा से आए प्रकाश जी का यह पुश्तैनी काम है। जनजातीय समाज और पर्यावरण का बेहद गहरा संबंध है, इसीलिए बढ़ते जलवायु परिवर्तन से इनकी जीवन शैली और काम पर खतरा मंडरा रहा है। एक महीना का 45,000, 50,000, 30,000, कभी कभी 15,000 भी हो जाते हैं। सीजन के हिसाब से सेल रहता है और मार्केटिंग मिल जाता है, तो रोजी रोटी कमाने के लिए तरीका मिल जाता है। जनजातीय समाज की मदद करने के लिए सरकार से जुड़ी हुई है ट्राइफेड नाम की संस्था, जो 1987 से यह काम कर रही है। बिचौलियों को खत्म करने के लिए यह खुद ही सामान खरीदती है, मगर इतने अरसे बाद भी करीब सिर्फ 3 लाख कारीगर ही इनसे जुड़ पाए हैं। इनके साथ ट्राइफेड करीब 44 करोड़ का कारोबार ही कर पाता है। भारत सरकार ने क्या किया कि 87 आइटम्स को लिया, उनका एक न्यूनतम दाम फिक्स किया, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट कर खरीदते हैं। तो अब क्या है कि उनको डायरेक्ट उनका हक मिलता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं, वह एक विचार और संस्कृति भी है। लेकिन सवाल ये है, जब आप संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो आप किसकी संस्कृति के बारे में सोचते हैं? क्योंकि भारत जैसा देश जो आज संस्कृति को अपनी पहचान बताता है, वह विभिन्नता से आज उतना ही दूर भागता है और उतना ही डरता है। तो आप भी आइए आदि महोत्सव में और जनजातीय संस्कृति के बारे में थोड़ा समझिए और जनजातीय संस्कृति को उसकी इज्जत और उसकी हक की जगह भी दीजिए। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात करते हैं टाइटैनिक जहाज की, जिसकी कहानी, उस हादसे के बारे में सबको पता ही है। अब इसका एक दुर्लभ वीडियो सामने आया है। ओशनोग्राफिक्स इंस्टीट्यूट ने ये वीडियो जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। टाइटैनिक जहाज का डूबना इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में एक है। ये जहाज अप्रैल 1912 में तब डूबा जब ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा पर था। ये नॉर्थ अटलांटिक में एक बर्फीली चट्टान से टकराकर डूब गया और समुद्र में तकरीबन 2.5 मील नीचे चला गया। अब इस जहाज के मलबे का एक दुर्लभ वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को वुडसोल ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। दरअसल इस वीडियो को 1986 में ही शूट किया गया था, लेकिन इसे अब टाइटैनिक फिल्म के 25 साल पूरे होने के मौके पर जारी किया गया है। दरअसल इस इंस्टीट्यूट ने 1985 में ऐसी तकनीक विकसित की जिसके बूते इस गहराई में जाकर इस जहाज के मलबे को शूट कर पाना संभव हुआ। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे तकरीबन 12,500 फीट की गहराई में समुद्र तल पर ये टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो बिखरा पड़ा है। इसके अलग अलग हिस्से इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तकरीबन 80 मिनट का है और इसे बिना एडिट के ही जो WHOI है उसके YouTube पर डाला गया है। इस वीडियो को जिस दल ने शूट किया उसका नेतृत्व रॉबर्ट ब्लार्ड कर रहे थे। रॉबर्ट ब्लार्ड का कहना है कि जब उन्होंने इस जहाज के विशालकाय आकार को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने डूबे हुए लोगों के जूते तक वहां पर देखे। कुल मिलाकर यह वीडियो टाइटैनिक हादसे के खौफनाक मंजर को और उसकी याद को ताजा कर दे रहा है।